जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस बजट में क्या अच्छा लगा, लेकिन मेरे साथ प्रथमेश मिटांगले भी जुड़े होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में सुधार दिखाई पड़ रहा है। 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था शेयर बाजार इस बजट के दौरान। निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार अब सुधार होना शुरू हो गया है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरने के बाद करीब 550 पॉइंट का सुधार इस वक्त सेंसेक्स में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सरकार की घोषणाओं से शेयर बाजार में अस्थिरता आई, शेयर बाजार गिरा, जबरदस्त तरीके से गिरा, कई लाख करोड़ रुपए इधर से उधर हो गए। लेकिन उस बीच अब शेयर बाजार में सुधार होना शुरू हो गया है। निफ्टी में 200 अंकों का सुधार हो गया है। इस वक्त निफ्टी अगर देखा जाए तो 137 पॉइंट गिरा हुआ है, रेड में है, माइनस में इस वक्त चल रहा है। और करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरने के बाद सेंसेक्स अब 410 पॉइंट के करीब है, यानी सेंसेक्स 80,000 के कुछ ऊपर है इस वक्त। और निफ्टी करीब 24,400 के करीब इस वक्त चल रहा है, जो 25,000 जा चुका था। प्रथमेश मिटांगले मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आर्थिक माया नगरी मुंबई से, आर्थिक राजधानी भारत की। प्रथमेश, ऐसा लग रहा है कि आर्थिक नगरी मुंबई ने इस बजट को हाथों हाथ नहीं लिया है, सेंसेक्स ने गोता लगाया। हालांकि सुधार की भी प्रक्रिया शुरू हुई है अभी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बजट अनाउंस हुआ, निर्मला सीतारमण ने खुद वहां पर बजट अनाउंस किया, उसी के बाद ही मैं फिलहाल इस वक्त खड़ा हूँ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक सेंसेक्स है वो कहीं ना कहीं गिर गया है, 1000 पॉइंट के करीब फिलहाल सेंसेक्स गिर गया है। निफ्टी भी कहीं ना कहीं 200 से 300 पॉइंट के करीब फिलहाल गिर गया है। वही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने कई जो स्कीम्स है वो वहाँ पर अनाउंस की है, जिसके बाद मेरे साथ यहाँ पर चेतन जी जुड़ चुके हैं, मार्केट एनालिसिस से। यहाँ पर मैं उनसे बात करूंगा। सर, किस तरीके से बजट आज अनाउंस है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या इसमें मध्यमवर्ती लोगों के लिए इसमें इस कुछ बजट में है? बजट को मैं देखता हूं 20 में से 18 बहुत अच्छी चीज दी, 18 चीज बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 चीज में निर्मला सीतारमण जी ने हमारा गला काट कर दिया, इन्वेस्टर्स का गला काट दिया है। खराब जो नेगेटिव चीज क्या आई है, कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म 10 जो था 15% से 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 12.5% कर दिया। और मैंने सुबह कुछ चैनल को बताया था, यदि ये कैपिटल गेन टैक्स रेट को छुएंगे तो मार्केट 2000 पॉइंट गिरेगा। अभी तो 1000 पॉइंट गिरा है और 1000 पॉइंट गिरेगा। दूसरी चीज, F&O का जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 0.02% का 0.1%, 5 टाइम्स बढ़ा दिया। तो ये 2 टैक्स मार्केट को गिरने के लिए निमित्त है। और अदरवाइज देखा जाए तो बजट बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट रेट 4.9% तक लाए हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और दे विल कम, फिस्कल डेफिसिट को लेके आएंगे, बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग कम हो जाएगी। लेकिन अच्छी चीज क्या है बजट में, करीब 1.48 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के लिए दिया, 1.52 लाख करोड़ एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर के लिए दिया, 2 लाख करोड़ यूथ के लिए, यूथ की जनरेशन स्कीम्स के लिए दिया, 3 लाख करोड़ वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के दिया, जैसे कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल है ऐसा खोलने को, और बहुत सारे जो नया एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट टाइम है उसको स्टाइपेंड देने की बात की। तो बहुत सारी अच्छी की। और दूसरा अच्छी चीज क्या है, ये सब स्कीम्स तो बहुत बढ़िया है, जो युवा, जो महिला, जो किसान, जो गरीब, सबके लिए, मध्यम वर्ग, सबके लिए अच्छा है। दूसरी चीज, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो एयरपोर्ट्स है, जो मेडिकल कॉलेजेस है, बहुत सारा अच्छा चीज आई ना, वो मार्केट सीज इट एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टर भी देखेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सर, आप खुश तो बहुत रहे बजट को लेके, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को लेके वही कहीं ना कहीं मार दिया। हाँ, नहीं, एक चीज ने मार दिया, मुझे लगता है और भी नीचे जाएगा मार्केट, बट इन्वेस्टर एट एंड क्या देखता है, और जो आपको मालूम है 1.2 का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से, खासकर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए
जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का खास करके पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुनू थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग जानबूझ के बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं, उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष, हमारे आंध्र प्रदेश को अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो फिर विपक्ष को इसमें सर दर्द क्यों हो रहा है? इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention
of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately, very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good creative ideas when it शशि थरूर को आप सुन रहे थे। इस वक्त शशि थरूर बता रहे थे कि इस बजट में क्या खास है और क्या नहीं है। लेकिन हम नए टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं जो नए टैक्स रजीम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई है। सीधे हम आपको वॉल पर लिए चलते हैं। नए टैक्स रजीम क्या है, पुराने और नए टैक्स स्लैब में क्या अंतर है। पुराना स्लैब 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स है, 10 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स है। लेकिन नए टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख यानी 25,000 रुपए महीना कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख 5% टैक्स, 7 से 10 लाख 10% टैक्स, 10 से 12 लाख 15% टैक्स, 12 से 15 लाख 20% टैक्स है और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स होगा। फर्क साफ नजर आ रहा है पुरानी टैक्स स्लैब से और 50,000 से 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी यहां पर अपने आप में खास समझ में आता है। ये दोनों टैक्स स्लैब को समझने की जरूरत है। मेरे दोनों तरफ एक टैक्स स्लैब है, एक तरफ आप यहां पर देख रहे हैं ये नया स्लैब है और इस तरफ पुराना स्लैब है। पुराने स्लैब और नए स्लैब में शुरू से अगर करें तो 0 से 2.5 लाख 0% टैक्स, लेकिन नए स्लैब में 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराना स्लैब 2.5 से 5 लाख में 5% टैक्स, नए में 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स है। पुराने में 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स है, नए में 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स है और 10 से 15 लाख तक 15% टैक्स है और 10 लाख से ज्यादा पे 30% टैक्स है। ये अब 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स होगा। यानी वो मध्यम वर्ग जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो चाहता है कि उसकी जेब में पैसे आए, सरकार ने इनकम टैक्स के जरिए उसकी जेब में पैसे भेजे हैं। लेकिन शेयर मार्केट क्यों गिरा? शेयर मार्केट में भारी गिरावट इसलिए हुई कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। चलिए एक बार हम आपको इसके साथ और बता देते हैं कि सरकार ने इस छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो बात है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। ये अलग है। इसके बाद बाकी कमाई और उसको उस रेंज में रखा जाए। आप आते हैं तो आप 0%, 5%, 10%, 15% और 20% के टैक्स स्लैब में जाएंगे। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं इस वक्त मोबाइल और सोलर पैनल सस्ते होंगे। बजट क्या बोल रहा है समझिए। इनकम टैक्स